में स्टडी करना, तो हम बोलेंगे कि स्टडी ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज है क्या है, व्हाट क्वांटा है। क्वांटा का मतलब बेसिकली होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मेरे में देखा जाए तो कन्वेंशनल एक भूल का नाम है, एक मिस्टेक का नाम ही क्या है, कन्वेंशनल। आप तो बनते हैं, तो हमेशा याद रखना विदाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स इज नथिंग। अगर आप किसी चार्ज को अगर इस फील्ड के अंदर में प्लेस करूंगा तो मुझे थोड़ा बहुत वर्क डन करना पड़ेंगे, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, और इसी वर्क डन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक। हेलो टेंथ वालों, ईडुवाइस और टारगेट 95 प्लस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के ये लेक्चर में बेसिकली हम क्लास 10 के फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में कवर करने के वाले हैं। और इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 लेक्चर लाएंगे। पहला लेक्चर आज है और 2 लेक्चर आ जाएंगे। आज के टॉपिक्स में हम बेसिकली हम इसका स्टार्टिंग करेंगे और नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि फरवरी में आपका 10th है, बोर्ड है, और दिसंबर में आपका प्री फाइनल है। तो हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर महीने के अंदर आपका जो साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने का। और मैं इतना आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि अगर ये सीरीज में आप अटेंड करते हो तो आपको 95 प्लस मार्क मिल जाएंगे, बोर्ड में साइंस में मिल जाएंगे। तो ओके, तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो बेसिकली हम नाम से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है भाई, चार्ज के बारे में स्टडी करना। तो हम बोलेंगे कि स्टडी ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज है तो चार्ज 2 स्टेट में रहेंगे, या फिर मोशन में रहेंगे या फिर रेस्ट में रहेंगे। चार्ज अगर रेस्ट में रहेंगे, देखो भाई, चार्ज इधर रेस्ट में रहेंगे और मोशन में रहेंगे, दोनों में से एक स्टेट में तो रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे या फिर मोशन में रहेंगे। अगर चार्ज रेस्ट में होंगे तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये आपको क्लास 12 का पहला चैप्टर मिल जाएंगे फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और स्टैटिक्स का मतलब ही क्या होता है भाई, रेस्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज मोशन में रहेंगे उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ जब चार्ज मोशन में रहेंगे तब क्या होता है उसी के बारे में बेसिकली ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। हम अगले स्लाइड में जाते हैं। बेसिकली अब हम देखेंगे टुडेज टारगेट, हम आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम चार्ज को फिल करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को फिल करेंगे, चार्ज को फिल करने के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को फिल करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज को भी फिल करेंगे। और मैक्सिमम क्लास 10 का जो स्टूडेंट है पोटेंशियल और वोल्टेज में डाउट रहता है और इसको फिल नहीं कर पाता या फिर रिलेट नहीं कर पाता है, हम ट्राई करेंगे इस लेक्चर में पोटेंशियल और वोल्टेज को भी फिल करने का। और नेक्स्ट हम करेंगे ओम्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का मैं बोलूँगा हार्ट है, सोल है। ये चैप्टर का सोल क्या है, ओम्स लॉ, जिसको हम फिल करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बस शू कराएंगे। आज के लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे वो बेसिकली रेजिस्टेंस के ऊपर ही डेडिकेटेड होने वाला है। ओके, और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन करेंगे। देखेंगे क्या किस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में आते हैं, उसको हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। चार्ज से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है बेसिकली भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है भाई, सुनो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है मैटर्स का ही एक प्रॉपर्टी होता है, जिसके दौरान मैटर्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हैं, इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर्स का प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मास भी एक मैटर्स का प्रॉपर्टी है, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक मैटर्स का ही प्रॉपर्टी है, जिसके दौरान वो मैटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस या फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हो गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। ओके, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है बेसिकली कूलम होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो मेरा ये सलाह है कि आप जब देखेंगे ये लेक्चर को तब साथ में एक पेन और एक पेज लेके बैठिए या फिर एक कॉपी लेके बैठिए और अपने हाथों से नोट बनाइए।
क्योंकि जो नोट आप अपने हाथों से बनाते हो ना, वो नोट से बेहतर कोई नोट होता नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये एडवाइस है, आप नोट्स और कॉपी को लेके बैठिए और साथ में ये नोट करते जाइए। और मैं ग्रांटेड के साथ कहता हूँ, जो मैं यहाँ पे कराऊंगा उसी में से सवाल आ जाएंगे और पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, सब देने का ट्राई करूंगा मैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर मतलब क्या, इस चैप्टर में जो लेक्चर आएंगे वो लेक्चर में। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज समथिंग एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। और इसका एसेंट क्या होता है? कूलम होता है। और देखो भाई, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। आपको पता है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो चार्ज होता है वो बेसिकली दो टाइप के होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और आपको ये भी पता होंगे शायद कि सेम चार्ज मतलब प्लस प्लस हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे सेम चार्ज। और ऑपोजिट चार्ज हमेशा क्या करेंगे भाई? अट्रैक्शन करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। ये आपको पता है। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई? प्यार, प्यार बोल सकते हैं हम। रिपेल मतलब क्या है? हेट करना। अब लड़के लड़के के बीच में थोड़ी ना प्यार होंगे, हाँ प्यार होंगे, वो ब्रदरहुड वाले होंगे, लेकिन लड़का और लड़की का जो बीच में जो प्यार होता है वो गहरा होता है। आपको तो शायद ये पता भी होंगे, आपका या फ्रेंड होंगे जो लड़की के लिए फ्रेंड को छोड़ देता है, ऐसा फ्रेंड आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो प्यार होता है भाई, वो अट्रैक्शन होता है, वो जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है प्लस प्लस से या फिर सेम चार्ज के बीच के जो रिपल्शन होता है। सेम सेम चार्ज होंगे तो रिपल्शन होंगे, ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होंगे। ओके ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इस चैप्टर का, इस टॉपिक्स जो है हम चार्ज पढ़ रहे थे, चार्ज का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो आपको 12th में भी सेम ही मिलेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। और ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसको हम एक एग्जाम्पल के दौरान हम समझने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखो भाई, क्वांटाइजेशन जो होता है इसमें क्या है? वर्ड क्वांटा है। क्वांटा का मतलब बेसिकली होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब इस चीज को देखो, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो ये पैकेट्स में कितना एनर्जी होंगे, कितना एनर्जी होंगे, उसको जानने के लिए अब क्या करोगे? कुछ फॉर्मूला लगाओगे, है कि नहीं? उसी तरह देखो भाई, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी सेम ही होता है बेसिकली। और इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं। तो एग्जांपल क्या है? मान लो एक पेन का पैकेट से, बेसिकली एक पैकेट से जिसमें पेन भरा हुआ है। अब ये पैकेट किसका है? पेन का। और इसमें अगर पैकेट से एक पेन रहेंगे क्या? एक से ज़्यादा रहेंगे। अब क्या हुआ, मैंने तुमको पूछा कि ये पैकेट्स का प्राइस क्या है, बताओ। तुम बता पाओगे क्या? तो ये पैकेट्स का प्राइस बताने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना चाहिए। पहला बात तो यह है कि ये पैकेट्स में नंबर ऑफ पेन कितना कितना पेन है ये पैकेट्स में, आपको ये पता होना चाहिए। और साथ में एक पेन का आपको प्राइस भी पता होना चाहिए, तब जाके आपका पैकेट के प्राइस आ जाएंगे। तो पैकेट के प्राइस हो जाएंगे आपका नंबर ऑफ पेन इनटू प्राइस ऑफ वन पेन। तो ये पैकेट का प्राइस पता लगाने के लिए जिस तरह आपको पैकेट के अंदर कितना पेन है ये जानना पड़ेंगे, या फिर ये मालूम होना चाहिए, और एक पेन का प्राइस कितना है, ये दो चीज़ आपके पास है, तब जाके ये पेन का पैकेट जो है उसका प्राइस आप बता सकते हो। तो बेसिकली ये पैकेट का मतलब क्या है? ये बंडल ही तो है, एक से ज़्यादा पेन है, एक से ज़्यादा पेन है, ये पेन का बंडल ही तो है, पेन का पैकेट ही तो है। अब अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बीच में। सेम चीज होता है उसमें। अब देखो भाई, तो चार्ज होता है, मान लो ये पेन का पैकेट जैसा ही है। अब ये चार्ज के अंदर, अब देखो भाई, पेन का पैकेट्स के अंदर पेन ही रहेंगे ऑब्वियसली, उसी तरह चार्ज के अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रहता है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रहता है। अब अगर मैं तुमको बोलूं कितना इलेक्ट्रॉन मिलके चार्ज, एक कूलम चार्ज बनाता है, और आपको पता है चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, सी से डिनोट करते हैं। अगर मैं तुमको बताऊं कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ के एक कूलम चार्ज बनाता है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर मैं आपको ये पूछूं एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये पता नहीं
पता लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिस तरह आपको पैकेट्स का प्राइस पता लगाने के लिए नंबर ऑफ पेन चाहिए और एक पेन का प्राइस, उसी तरह चार्ज, अगर आपको चार्ज पता लगाना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, साथ में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए, तब जाके उच्च बॉडी का आपको चार्ज के बारे में आइडिया मिल जाएंगे। और इसी को बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है, हम चार्ज को क्वांटाइज कर सकते हैं, एक चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज बनाते हैं, इसको जानने के लिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्योंकि चार्ज का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन से चार्ज नहीं बनते, चार्ज का मतलब ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब कितना इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज बनाते हैं, उसको जानने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली होता है Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। जिस तरह पैकेट का प्राइस पता लगाने के लिए नंबर ऑफ पेन चाहिए और एक पेन का प्राइस, उसी तरह आपको चार्ज पता लगाने के लिए चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो पता होना चाहिए, साथ में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए, ओके, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसी को बोलेंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, Q इक्वल टू एन ई। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, आई होप आपको समझ में आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में, रेक्टिफाई करने की ट्राई करूंगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमको पता लगाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है हमको ये पता लगाना है। तो फॉर्मूला यूज करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एन ई। अब देखो इसमें चार्ज कितना दिया हुआ है, एक कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता करना है, दैट इज एन निकलना है, ई तो हमको पता है, तो हमको चाहिए कि एन, तो एन को एक तरफ रख देंगे और बाकी को एक तरफ लेके जाएंगे, तो एन इक्वल टू क्यू बाई यू आ जाएंगे। और Q का मतलब क्या है, Q तो इसमें दिया हुआ है 1 कूलम। अब E का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कैंसिल जाएंगे, तो इसको अगर हम इस पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर आ जाएंगे 10, नीचे आ जाएंगे 16 इंटू 10⁻, ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे 19, इसको काटेंगे तो आ जाएंगे 0.625 इंटू 10⁻19 और इस पॉइंट को इसमें लेंगे, पीछे लेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻, एक जीरो घट जाएंगे तो हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख लेंगे इसको प्यार से कि एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये आपका एनसीईआरटी का इंडेक्स का भी एक सवाल है, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो ये उठा लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया ओके। नेक्स्ट टॉपिक समझाएंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम क्या देखा भाई, चार्ज रेस्ट में रह सकता है, मोशन में रह सकता है। अगर रेस्ट में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और अगर मोशन में है तो हम बोलेंगे उसको इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली हम जब चार्ज मोशन में रहेंगे तब क्या क्या चीज़ें होता है उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, सबसे पहले देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन होता है या फिर चार्ज। करंट का मतलब होता है फ्लो, तो हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अब मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या है भाई, एक कंडक्टर है, इसका एरिया A है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज है। अब फिलहाल चार्ज क्या है, रेस्ट में है। चार्ज क्या है, रेस्ट में है। और अगर इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ये क्या है, मोशन में आ जाएंगे। जब मोशन में आएंगे तभी तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या बोलेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को, कि यूनिट टाइम में यूनिट मतलब क्या था, 1, और
टाइम मतलब क्या होता है, सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है कि नहीं। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे एक सेकेंड में एक कंडक्टर में से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। एक सेकेंड में या फिर यूनिट टाइम में एक कंडक्टर में से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से। आई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं, Q/T लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ओके देखो भाई, उठाओ क्या है, देखो भाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस एनी सेक्शन थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। रेट ऑफ फ्लो जो होता है बेसिकली वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही बोल रहे हैं, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट, और इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब देखो भाई, तो कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, I इक्वल टू Q/T, ये फॉर्मूला होता है, इसको बॉक्स बना के रख दो। इसमें I क्या होता है भाई, बेसिकली करंट होता है, I करंट होता है, और Q जो होता है आपका चार्ज, Q क्या होता है भाई, चार्ज होता है, और T क्या होता है भाई, आपका टाइम होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका SI यूनिट देखेंगे। भाई SI यूनिट लिखने के लिए भाई पहले आपको इसका फॉर्मूला जानना होंगे, I इक्वल टू Q/T। अब देखो, मान लो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, SI यूनिट हम भूल जाते हैं, तो भूल जाने के बाद भी हमको SI यूनिट कैसे निकलना है, एक फॉर्मूला से तुम कैसे SI यूनिट पा सकते हो, उसको ध्यान से देखो कैसे करा तुम भाई। SI यूनिट पूछा है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, सबसे पहले उसका फॉर्मूला डालो, तो I इक्वल टू आ जाता है Q/T। अब देखो भाई, Q मतलब क्या, चार्ज, चार्ज का एसेंट आपको पता है, मैंने बताया था, कूलम मतलब C, और नीचे टाइम है, टाइम का एसेंट क्या होता है, सेकेंड, हो गया आपका कूलम पर सेकेंड। ये होता है करंट का एक्चुअल SI यूनिट। लेकिन ये जो करंट है इसके बारे में थोड़ा बहुत एम्पियर भाई ने दे दिया, तो इसीलिए कूलम पर सेकेंड को हम प्यार से एम्पियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, एम्पियर। तो करंट का SI यूनिट हम एम्पियर भी लिख सकते हैं या फिर कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक अगर है तो दोनों में सही है। कभी कभी क्या होता है, MCQ में एम्पियर ना दे के कूलम पर सेकेंड देता है, तो स्टूडेंट समझते क्या, कूलम पर सेकेंड क्या है भाई, करंट का तो SI यूनिट एम्पियर है, कूलम पर सेकेंड कहाँ से आया। तो इसीलिए देखो भाई, फॉर्मूला से ड्राइव करना सीखो, SI यूनिट कैसे ड्राइव करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कूलम पर सेकेंड, और इसको हम एम्पियर भी लिख सकते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, क्लास 9 में आपको एक चैप्टर है मोशन, वो चैप्टर अगर ढंग से पढ़ा होंगे तो उसमें आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। ओके, लास्ट में हम देखेंगे एमीटर जो होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है जिसके दौरान हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। तो एमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो भाई, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, और इसको I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू Q/T, दैट इज चार्ज बाय टाइम। SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और करंट को हम एमीटर से मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर नोट करना है तो नोट कर लो भाई, या फिर स्क्रीनशॉट मार लो। हो गया। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 1 एम्पियर किसे कहते हैं भाई, 1 एम्पियर। तो बेसिकली देखो भाई, 1 एम्पियर होता क्या है। सबसे पहले देखो भाई, इस टाइप का अगर सवाल है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो आप कैसे कर सकते हो भाई। सबसे पहले देखो 1 एम्पियर लिखा हुआ है, क्या 1 एम्पियर लिखा हुआ है। अब ये एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, तो उसका फॉर्मूला डाल दो, I इक्वल टू Q/T। अब तो ये I कब 1 हो जाएंगे, जब Q 1 हो जाएंगे, T 1 हो जाएंगे, तब I भी तो 1 ही हो जाएंगे। और I मतलब करंट, इसका एसेंट के एम्पियर, तो 1 एम्पियर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू 1 एम्पियर। लिख सकते हैं कि नहीं, इसी को तो बोलेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसका फॉर्मूला, I इक्वल टू Q/T। उसके बाद लिखेंगे इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू 1 एम्पियर। ये मतलब क्या होता है, एम्पियर। अब लाइन में क्या देखा भाई, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर में से पास होता है, तो उसका जो करंट बनेंगे उसी को हम बोलेंगे क्या, 1 एम्पियर।
बेसिकली एक कंडक्टर में से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास होता है तो उस कंडक्टर को जो करंट बनेंगे उसी को बोलेंगे हम 1 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हमने क्या बोला अभी, देखो भाई, चार्ज बेसिकली जब फ्लो करेंगे तभी करंट बनेंगे, है कि नहीं। अब इसमें एक वर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो होता है, अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे रेस्पेक्ट में देखा जाए तो कन्वेंशनल एक भूल का नाम है, एक मिस्टेक का नाम ही क्या है, कन्वेंशनल। आप सोचोगे भाई मिस्टेक का नाम कैसे हो सकता है? मान लो कुछ बंदा ऐसे भी है जो मिस्टेक करते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्सेप्ट ना करके उस मिस्टेक का एक नाम दे देते। एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गया, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उस गलती का एक नाम रख दूंगा, उसी का नाम क्या है, कन्वेंशनल, है कि नहीं। अब बेसिकली इसमें देखेंगे हम, जो करंट का डायरेक्शन पढ़ेंगे वो एक्चुअल करंट नहीं है, वो मानने वाला करंट है। तो क्या होता था कि पहले के जो साइंटिस्ट होता था, जब करंट नया डिस्कवर हुआ था, तब क्या होता था, जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उस साइंटिस्ट को लगता था करंट एक अच्छा चीज़ है, और सोसाइटी में जो अच्छा चीज़ है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं और जो बुरा चीज़ है उसको नेगेटिव मानते हैं। उसी तरह वो साइंटिस्ट लोगों का भी थिंकिंग कुछ ऐसा था। वो लोग सोचते थे क्या, ये करंट कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। अगर बुरा नहीं हो सकता तो ये पॉजिटिव है, अच्छा है तो पॉजिटिव है। तो करंट का डायरेक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर नहीं हो सकता। करंट के डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होना चाहिए। ये उन लोगों को ऐसा कुछ सोचते थे वो लोग, ओके। लेकिन एक्चुअल में जो करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से बनता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज के वजह से बनते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम मानते हैं क्या कि जो चार्ज होता है, जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज के वजह से मिलता है, ये हम मानते हैं। और ये मानने वाला करंट का ही क्या बोलेंगे हम, कन्वेंशनल बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट बोलेंगे, जो मानते हैं। एक्चुअल में करंट कुछ और होता है और मानते हैं कुछ और हम, और वो मानने वाला करंट ही क्या होता है, कन्वेंशनल करंट। तो उसी का डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो करंट होता है भाई, जो करंट होता है वो करंट दो टाइप के होते हैं। क्या, कितना, दो टाइप का। एक को बोलेंगे हम कन्वेंशनल करंट, क्या भाई, कन्वेंशनल करंट, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन करंट। एक कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉन करंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन करंट है ये एक्चुअल करंट है जो हमको इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से मिलता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से हम करंट मिलता है, तो इसीलिए उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। और हम मानते क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के वजह से हमको करंट मिल रहा है, ये होता है कन्वेंशनल करंट जो हम मानते हैं, और एक्चुअल में कुछ और होता है। और ये कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली होता है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करे लेफ्ट साइड, तो करंट का फ्लो होंगे राइट साइड, ये मानते हैं कन्वेंशनल करंट। भाई ध्यान से सुनो, सिंपल सी वर्ड है भाई। देखो भाई, कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तो करंट किस तरफ जाएंगे, इसका ऑपोजिट राइट हैंड में, मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ओके, या फिर अलोंग द पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे उसी तरफ जो करंट मिलेंगे उसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन करंट। और कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन करंट से ऑपोजिट होता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे उसके ऑपोजिट में जो डायरेक्शन बनेंगे उसी को बोलेंगे हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया है। तो ये अगर नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप बाद में लिख सकते हो, ओके। तो हम देखो भाई, कन्वेंशनल करंट कहता है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन करंट डायरेक्शन होता है along the directions of electron, along the direction of इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट हम एक सवाल देखेंगे, 2-3 सवाल देखेंगे भाई। सवाल क्या है, देखो भाई, क्योंकि फिजिक्स जो होता है भाई, विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स इज नथिंग। अगर फिजिक्स में आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपके फिजिक्स का आइडिया नहीं है भाई, याद रखना। फिजिक्स तब जाके आपका स्ट्रॉन्ग बनेंगे जब उसका न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करते रहोगे, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ही आपको नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। थ्योरी से फिजिक्स नहीं बनता, न्यूमेरिकल से फिजिक्स बनता है। तो हमेशा याद रखना, विदाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स इज नथिंग। अगर आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस इतना याद रखना। तो हम
हाँ, जो भी टॉपिक्स करेंगे उसका एक दो न्यूमेरिकल्स तो ट्राई कर लेंगे। ओके, देखो भाई एक सवाल है आपके लिए, इफ ए करंट कितना है भाई 3.2 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में फ्लो होता है थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द वायर। आपको क्या निकलने के लिए दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एन। और ये कहां से मिलेंगे, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज दैट इज Q इक्वल टू NE। आपको करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है पर सेकेंड मतलब क्या है, एक सेकेंड, तो हम लिख लेंगे गिवन, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, करंट कितना है 3.2 एम्पियर, टाइम कितना है 1 सेकेंड। आपको निकलना क्या है, एन निकलना है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना है। और आपको पता है वी नो, हम लोग क्या जानते हैं भाई, करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू Q/T। और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज के दौरान हमको Q का वैल्यू मिल जाता है NE/T लिख सकते हैं, सिंस Q इक्वल टू NE, ये हमको मिला था क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज से, तो हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं NE। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो आपको पता है। आपको निकलना क्या है N, तो पहले आप सॉल्व कर लो, I का वैल्यू बैठा दो 3.2 है, N आपको निकलना है, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, टाइम कितना है 1 सेकेंड, है कि नहीं। ओके, तो आपको अगर N निकलना है तो N इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये इस तरफ आ जाएंगे, तो आ जाएंगे 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है कि नहीं। साइड में देखो भाई, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, N इक्वल टू, आप देखो भाई 3.2 डिवाइड बाई 1.6 कटेंगे तो 2 आ जाएंगे आपको, है कि नहीं, तो 2 आ जाएंगे। आप ये -19 है, ऊपर जाएंगे तो +19 आ जाएंगे, तो N कितना आएगा 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, आपका आंसर आ गया। ओके, अगर उठाना है तो उठा लो, या फिर स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो तुम लोग भाई। ओके, नेक्स्ट सवाल, और एक सवाल होंगे। अब ये सवाल में देखो भाई, आपको क्या पूछा गया है कि if 25 coulomb of charge flows in a conductor in 5 seconds, then find out the value of electric current in it। तो आपके पास कितना है 25 कूलम चार्ज फ्लो कर रहे हैं 5 सेकेंड में, तो करंट कितना बनेंगे, आपको करंट निकले के लिए। तो भाई सेम चीज़ है, आपको गिवन लिखना है, गिवन के बाद कितना क्या क्या दिया है वो लिखना है। सबसे पहले सवाल करने से पहले देखो भाई, गिवन लिखो, क्या क्या सवाल में दिया है उसको पुट करो, और क्या निकलने के लिए दिया है उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाओ। तो Q कितना है दिया है 25 कूलम, और टाइम कितना है भाई 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो आपको निकलना क्या है करंट। भाई ये तो बच्चों का खेल है भाई, हम क्या जानते हैं, वी नो I इक्वल टू Q/T, हमको I ही निकलना है। I कितना है 25, अब T कितना है 5, काट देंगे तो कितना देंगे 5 एम्पियर है हमारा आंसर। करंट का सेट क्या है एम्पियर, तो 5 एम्पियर हो गया। ओके, नेक्स्ट और एक सवाल है, if a light bulb uses 0.5 ampere current, how much charge flows through it in 5 minutes। आपको करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको चार्ज निकलना है। बताया गया क्या, एक बल्ब जो 0.5 एम्पियर करंट यूज करता है वो 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेंगे, 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेंगे। सबसे पहले गिवन डालो, अब गिवन में करंट दिया हुआ है इस बार 0.5 एम्पियर, टाइम भी दिया हुआ है 5 मिनट्स, और आपको निकलना क्या है चार्ज। जब आपको बताया था I इक्वल टू Q/T, उस टाइम में टाइम हम सेकेंड में लिया था, कूलम पर सेकेंड होता है ऐसे में, तो टाइम किस में होना चाहिए सेकेंड में। अब इसमें टाइम किस में है मिनट में, सबसे पहले मिनट को सेकेंड में ले लो, तो 5 मिनट से तो 5 इंटू 60 हो गया सेकेंड, तो कितना देंगे 300 सेकेंड है आपका टाइम। अब क्यों निकलना है, फॉर्मूला डालो, वी नो करंट का फॉर्मूला क्या है I इक्वल टू Q/T, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं Q इक्वल टू IT। अब ये जो I है, I कितना 0.5 इंटू T कितना है 300, अब 0.5 मतलब क्या हाफ इंटू 300, तो काट देंगे तो आ जाएंगे 15, दैट इज 150। तो चार्ज कितना आ गया 150 कूलम आ गया, 150 कूलम, ये है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत वर्क डन या फिर काम के बारे में पता होना चाहिए। जो क्लास 9 में आपको एक चैप्टर शायद मिला था वर्क एनर्जी। ओके,
तो कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल सुनकर आपको थोड़ा बहुत एनर्जी के आ रहा है कि नहीं आइडिया। पोटेंशियल मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या, चार्ज होना चाहिए, उसमें चार्ज होना चाहिए। और आपको पता है कि पोटेंशियल मतलब एनर्जी, और एनर्जी मतलब ही क्या होता है, वर्क डन होता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, मान लो एक चार्ज है क्यू चार्ज, एक चार्ज क्या है भाई, क्यू चार्ज है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन्फिनिटी में है। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या है, आसमान में नहीं है। इन्फिनिटी मतलब क्या है, बहुत दूर। अब मैथ्स में क्या होता है, इन्फिनिटी मतलब क्या है, अनडिफाइंड, या फिर बोल सकते हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर। अब ये बहुत दूर डिपेंड करेंगे ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर। मान लो ये रूम जो होता है, रूम में एक मच्छर है, तो मच्छर के लिए ये रूम इन्फिनिटी हो सकता है, क्योंकि मच्छर बहुत छोटा होता है। उसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो रूम एक इन्फिनिट बन सकता है। हम हाथी और मच्छर को भी लिख सकते हैं, तो मच्छर के रेस्पेक्ट में हाथी इन्फिनिटी होता है, लेकिन हमारे लिए हाथी इन्फिनिट नहीं होता है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर भी वो आपका इन्फिनिटी चेंज होता रहता है। तो इन्फिनिटी मतलब मान लो बहुत दूर। अब चार्ज छोटा है तो उसके रेस्पेक्ट में यह भी इन्फिनिट हो सकता है कि नहीं। अब इसमें एक चार्ज क्यू है, अब चार्ज है तो चार्ज का एक फील्ड होंगे जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिट में है, मतलब बहुत दूर में है। अब ये चार्ज के फील्ड में अगर लाएंगे हम, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन तो होंगे, तो ये फील्ड के अगेंस्ट जाके ये चार्ज को यहां से उठा के ये फील्ड के अंदर लेके आने पड़ेंगे। और ये चार्ज यहां से अगर यहां तक लेके आएंगे, ये तो ऐसे हवा में तो नहीं आएंगे, इसके लिए आपको उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेंगे कि नहीं। अब जितना वर्क डन करना पड़ेंगे उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप देखो भाई क्या होता है, फील करो। मान लो एक चार्ज क्यू चार्ज है, क्या चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसका एक फील्ड है, मतलब जो एक रेंज है, जिस रेंज तक इसका एक पावर रहता है, तो इस रेंज को हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये चार्ज का जो ये रेंज है, ये रेंज के अंदर आ जाएंगे तो ये चार्ज अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। रेंज के बाहर जाएंगे तो इसका कोई पावर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो मतलब ये चार्ज का जहां तक इफेक्ट रहेंगे उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो इनफाइनाइट में है, मतलब बहुत दूर में है। अब क्या करेंगे, ये चार्ज को यहां से उठा के ये फील्ड के अंदर लेके आएंगे। अब ये भी पॉजिटिव, तो ये फील्ड के अगेंस्ट में ये चार्ज को उठा के यहां तक लाएंगे। तो लाने के लिए कुछ तो वर्क डन होंगे, बिना वर्क डन के ये हवा में आ जाएंगे क्या, नहीं भाई। सबसे पहले भाई इनफाइनाइट से यहां तक लेके आएंगे तो वर्क डन करना पड़ेंगे, ऊपर से क्या, ये फील्ड के अगेंस्ट में जाना पड़ेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसमें आ जाएंगे तो ये रिपल करेंगे, उसको हटा देंगे, फिर भी इसके अगेंस्ट जाके ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इस फील्ड के अंदर में प्लेस करूंगा तो मुझे थोड़ा बहुत वर्क डन करना पड़ेंगे, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। और इसी वर्क डन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। तो हम V को लिख सकते हैं कि नहीं, W बाई Q। Q मतलब क्या होता है, चार्ज। W मतलब क्या होता है, वर्क डन। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। तो देखो पढ़ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द फील्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय V। तो वो सेम ही चीज़ है, इनफिनिटी में से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी भी एक फील्ड में लेके जाएंगे तो उसके अगेंस्ट में हमको थोड़ा बहुत मिनिमम वर्क डन देना पड़ेंगे। उस वर्क डन को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अब देखो होता क्या, देखो तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, कैपिटल V जो होता है ये बेसिकली होता है क्या, आपका होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V हम लिख सकते हैं W बाई Q, और ये फॉर्मूला को आपको बॉक्स बना के रख देना है। W मतलब क्या होता है भाई, वर्क डन। W मतलब होता है वर्क डन, Q मतलब होता है आपका चार्ज। भाई क्या होता है, चार्ज। और V मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं, या फिर इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W बाई Q। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। अब इसका ऐसे भी निकलना है, तो ऐसा ही निकलने के लिए आपको पता है कि आपको क्या इसका फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है भाई, एक फॉर्मूला लिखना है।
हम किसका निकल रहा है ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W/Q। अब W मतलब क्या, वर्क डन, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या है, जूल, इसका एसएन क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो हो गया जूल पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट। इसको हम प्यार से वोल्ट भी बोलते हैं और इसको V से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट भी होता है, जूल पर कूलम भी होता है। तो दोनों में से अगर एक दिया हो तो दोनों के अंदर वो राइट होता है बेसिकली। तो जूल पर कूलम अगर सवाल में है वो भी राइट है, और अगर वोल्ट है वो भी राइट है। तो कई बार ऐसा कर सकता है कि वोल्ट की जगह जूल पर कूलम दे दिया, तो कुछ बच्चे तो ऐसे सोचते रह जाएंगे भाई जूल पर कूलम क्या होता है, भाई जूल पर कूलम जो होता है वही क्या होता है, वोल्ट होता है भाई। इसीलिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा मारते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। भाई जूल पर कूलम भी होता है, तो ऐसा यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला से भी ड्राइव कर सकते हो। कैसे, ये देख लो, है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम जाते हैं भाई। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस जब भी बोलेंगे तो 2 पॉइंट तो रहना ही चाहिए। डिफरेंस जब भी बोलेंगे तो 2 मतलब कंपेयर करना है ना, डिफरेंस मतलब क्या, कंपेयर करना, कंपेयर करने के लिए मिनिमम तो 2 चाहिए ना, हमको 2 चाहिए कि नहीं। अब डिफरेंस का मतलब क्या, 2 होंगे, कंपेयर करेंगे मतलब क्या, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट या फिर माइनस कर देंगे। मान लो आपको पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 5, आप क्या करोगे, 9 को 5 में से डिवाइड माइनस कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो जो आंसर आ जाएंगे 4। ये होता है डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 5। उसी तरह डिफरेंस मतलब क्या, 2 पॉइंट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको पता है, तो बेसिकली इसमें क्या होंगे, एक पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट ए है और एक बी है, ये क्यू चार्ज है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इस पॉइंट में से अगर मैं ये पॉइंट में लेके आऊंगा, बी पॉइंट से अगर ए पॉइंट में लेके आऊंगा, तो जो वर्क डन होंगे तो 2 पॉइंट के बीच में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही तो डिफाइन करेंगे ना। अब देखो भाई बी होंगे तो बी का भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे जिसको हम बोलेंगे वी बी। अब ए है तो ए का भी एक पोटेंशियल होंगे जिसको हम बोलेंगे वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि नहीं, वी बी माइनस वी ए। अगर वी बी वी ए से ज़्यादा है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, वी बी माइनस वी ए। इसी को तो बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब 2 पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली 2 पॉइंट के अंदर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। अब 2 पॉइंट है तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इसका भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे, इसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसको लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं। ओके, अब देखो भाई इसमें होता क्या, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other point। अब देखो भाई ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली देख लो। अब मान लो एक चार्ज है Q, तो इसका एक तो फील्ड होंगे। अब इसमें A पॉइंट है और B पॉइंट है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको A से B में लाना है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में लाना है। तो 2 पॉइंट के इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाएंगे उसी को बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ये कब होंगे, जब वी बी ग्रेटर देन वी होंगे। ए बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए पॉइंट से ज़्यादा है तो हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, और अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये भी लिख सकते हैं हम जब हम क्या होंगे, जब क्या होंगे, वी ए ग्रेटर देन वी बी होंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं। डिवाइस का नाम क्या है भाई, आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजरमेंट करना है तो हमको जो डिवाइस यूज करना है वो डिवाइस क्या है भाई, वोल्ट मीटर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्या होता है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था 1 एम्पेयर में जब आपको समझाया था। अब जब इस तरह के सवाल है कि डिफाइन 1 वोल्ट 1 एम्पेयर, तो सबसे पहले देखो भाई ये जो यूनिट है किसका है, वोल्ट, पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। तो हम इसका फॉर्मूला लेंगे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है कि नहीं। अब ये भी कब 1 वोल्ट होंगे, जब इफ हम लिखेंगे इफ
W इक्वल टू 1 जूल, Q इक्वल टू 1 कूलम, तब जाके जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो 1 वोल्ट होंगे, है कि नहीं। तो इसी को हम पढ़ेंगे, देखो भाई। तो सबसे पहले फॉर्मूला डालो V इक्वल टू W बाई Q। हम लिखेंगे इफ W इक्वल टू 1 जूल, Q इक्वल टू 1 कूलम, देन V इक्वल टू 1 वोल्ट। और इसी को इंग्लिश में लिखा गया है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट ले जाने के लिए हमको 1 जूल काम करना पड़े, तब उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उसी को हम बोलेंगे 1 वोल्ट। और एक बार बताता हूं भाई, अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में ले जाने के लिए 1 जूल काम करना पड़ता है, तब उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उसको बोलेंगे हम 1 वोल्ट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, उठा लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो भाई। ओके, नेक्स्ट एक सवाल है, आप इस सवाल को देखेंगे भाई। आपको पहले ही बताया भाई, विदाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स इज नथिंग, हमेशा याद रखना। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम 1.118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। मान लो 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब ए पॉइंट का जो वोल्टेज है वो है 118 वोल्ट और बी पॉइंट का है 128 वोल्ट। आपको बताया गया कि अगर 2 कूलम चार्ज मुझे बी से ए तक लेके आना है, बी से ए तक लेके आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेंगे, कितना वर्क डन करना पड़ेंगे बेसिकली। तो भाई देखो भाई, बी पॉइंट का अलग से पोटेंशियल दिया हुआ है, ए पॉइंट का अलग से पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएंगे आपको पता है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और फॉर्मूला क्या है, W बाई क्यू। अब W निकलना है, Q दिया है 2 कूलम, तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन इसमें क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 2 कूलम, है कि नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, कितना दिया हुआ है भाई 128 माइनस 118 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 वोल्ट, है कि नहीं। आपको निकलना क्या है, वर्क डन। तो हम क्या जानते हैं भाई, we know potential difference that is VB minus VA equal to W by Q। अब VB minus VA मतलब कितना होता है 10। अब W हमको निकलना है, Q है 2 कूलम, तो W आ जाएंगे आपका, ये इंटू हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 टू जा कितना होता है 20 जूल आ गया आपका आंसर। 20 जूल क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, करंट फ्लो करने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक पाथ चाहिए, और उसी पाथ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, है कि नहीं। और एक बार बोलता हूँ भाई, देखो ध्यान से सुनो। तो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बेसिकली करंट का चलने के लिए एक पाथ चाहिए और वो पाथ क्लोज होना चाहिए। तो एक क्लोज पाथ जिससे करंट पास होता है उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो क्या है, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सम सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब होता क्या है, देखो भाई, अगर हम नोट्स में इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सर्किट में बहुत सारी चीजें यूज होंगे, बल्ब, फैन, सब कुछ, टीवी वगैरह, ये सब हम यूज़ करेंगे। अब अगर हमको एक पेज में इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है तो उसमें तो हम रियल फैन को ड्रॉ नहीं कर सकते, टाइम बहुत जाएंगे, है कि नहीं। और उसमें तो रियल बल्ब ड्रॉ नहीं कर सकते क्या, नहीं ना। तो इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जैसे कि बल्ब, वायर, फैन, ये सब चीज़ों को हम रियल में उसमें ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ों का हमको एक सिंबल लेना है। एक सिंबल है जिसको देख के हम पता लग सकते हैं कि ये बल्ब है, हमें पता चलता है क्या ये बल्ब है। अब बल्ब को रियल में ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन बल्ब के लिए हमने एक सिंबल रख दिया, है कि नहीं। अब वायर है, वायर को तो रियल में ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए एक सिंबल रख दिया।
तो उसी तरह हमारे घर में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जिसका सिंबल हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए हेल्प करता है। जो कॉमनली यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए, बेसिकली उसको ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो भाई, अब देखो भाई बैटरी और सेल के बारे में आपको तो आइडिया है, फिर भी अगर कुछ कुछ बच्चे को सेल और बैटरी के बीच का जो डिफरेंस जो पता नहीं है, मैं बता देता हूं भाई। बैटरी क्या होता है और सेल क्या होता है। घर में अगर आपका इन्वर्टर है तो वो बैटरी है, और अगर घड़ी में जो बैटरी यूज करते हो आप, एक्चुअली वो बैटरी नहीं होता, वो सेल होता है। अब कैसे देखो भाई, अगर सेल है, सेल में सिर्फ 2 टर्मिनल रहेंगे। सेल में 2 टर्मिनल रहेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। जैसे कि आप अगर रिमोट का बैटरी देखोगे, घड़ी का बैटरी देखो, उसमें 2 ही चीज होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। 2 चीज होता है, 2 टर्मिनल होता है। अगर 2 टर्मिनल है उसी को हम बोलेंगे सेल। अब होता क्या देखो भाई, अब ये जो बड़ा वाला डंडा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये छोटा वाला डंडा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, और इसी को हम बोलेंगे सेल। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे हम, सेल। अब देखो होता क्या है भाई, अब ये जो सेल है, इसमें साइड में ड्रॉ करता हूँ, जगह कम है। ओके, ध्यान से देखो भाई, ये बड़ा वाला जो डंडा होता है ये पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला जो होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, ऐसे कुछ बोलते हैं। और इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसको हम बोलेंगे सेल। अब अगर एक से ज़्यादा सेल है, एक से ज़्यादा सेल कंबाइन कर ले, तो उसको बोलेंगे हम बैटरी। अब जब बैटरी जो इन्वर्टर का होता है बैटरी, तो उसको अगर ध्यान से देखोगे उसमें प्लेट रहता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बहुत ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ सेल मिलके वो बैटरी बनते हैं। तो जब ये सेल को मैं कंबाइन कर दूंगा, एक से ज्यादा सेल को अगर कंबाइन कर दूंगा, तो उसको हम बोलेंगे बैटरी। तो होता है कुछ ऐसा, तो इसको हम बोलेंगे बैटरी। और हमेशा देखना, अगर स्टार्टिंग पॉजिटिव से हुआ तो लास्ट में नेगेटिव आना चाहिए, और स्टार्टिंग नेगेटिव से हुआ तो लास्ट में पॉजिटिव आना चाहिए। 2 तरफ कभी पॉजिटिव नहीं होता, एक तरफ अगर पॉजिटिव होंगे तो लास्ट में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सेल है, तो 1 सेल 2 3 सेल है इसमें। देखो भाई, ये दोनों मिलके 1 सेल, ये दोनों मिलके 1 सेल, और ये दोनों मिलके 1 सेल, तो 3 सेल है, तो 1 से ज्यादा सेल है, तो इसको बोलेंगे हम बैटरी। बैटरी कुछ नहीं है, सेल का ग्रुप होता है बेसिकली, इसको बोलेंगे हम बैटरी। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम वायर को भी तो यूज करते हैं। वायर को कैसे यूज करेंगे, अगर सीधा कुछ ऐसा लाइन है तो इसको हम बोलेंगे वायर। क्या बोलेंगे भाई, वायर। अब मान लो एक वायर में से दूसरी वायर आर पार हो रहा है बिना कनेक्शन के। मान लो ये एक वायर है, इस वायर के ऊपर से और एक वायर जा ही सकता है, कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर से क्रॉस कर गया। तो ये क्रॉसिंग वायर को दिखाने के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं। मान लो एक वायर ऐसा है, तो इसके ऊपर से एक वायर आ जाएंगे जो इसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो हम इसको बोलेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये होता है सिंबल। तो ये होता है क्या, क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइनिंग। क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइनिंग, ये होता है आपका वायर। अब देखो, तो सेल आ गया, बैटरी आ गया, वायर आ गया, क्रॉसिंग वायर आ गया। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम स्विच को भी तो यूज कर सकते हैं। अब घर में जब आपके क्या स्विच भी तो होता है, तो स्विच को कैसे सिंबलाइज करेंगे। देखो भाई, स्विच का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, ये होता है स्विच। अब स्विच ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। कब ऑन होंगे, जब सर्किट क्लोज होंगे, अब ये जो स्विच देख रहे हो, इस स्विच को हम बोलेंगे ओपन स्विच। क्या बोलेंगे, ओपन स्विच। और ओपन स्विच में करंट पास नहीं होता, क्योंकि सर्किट इसमें ओपन है। अब ये ओपन स्विच है तो करंट पास नहीं होंगे, इसका मतलब स्विच ऑफ है। मतलब क्या भाई, स्विच ऑफ है। ओपन स्विच मतलब क्या, स्विच ऑफ है, इसके बीच में से करंट पास नहीं हो सकता। ओके, आप देखो भाई, ये भी स्विच है। अब मैंने इसको बीच में एक पॉइंट रख दिया, इसका मतलब होता है क्या, इसको बोलेंगे हम क्लोज स्विच। क्या, क्लोज। और क्लोज स्विच में से करंट पास हो सकता है, इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन है, मतलब इसके बीच में से करंट पास होंगे। ओके, अब हमको बाल्ब ड्रॉ करना है। तो अगर ऐसा कुछ दिखा तो ये होता है आपका बाल्ब। क्या होता है भाई, ये होता है आपका बाल्ब होता है। ओके, अब देखो भाई, अगर ऐसा कुछ दिखा तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टर। क्या बोलेंगे भाई, रेजिस्टर। अब ये रेजिस्टर है,
तो रेजिस्टर एक डिवाइस होता है और रेजिस्टर का रहता है रेजिस्टेंस। क्या रहता है भाई? रेजिस्टेंस रहता है। और ये रेजिस्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। मतलब ये रेजिस्टर के लिए जो रेजिस्टेंस हमको मिलेंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और एक होता है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर। तो ये एक रेजिस्टर होता है, अगर ऐसा कुछ है, एरो जा रहा है बीच में से, तो इसको बोलेंगे हम वेरिएबल रेजिस्टर। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है। वेरिएबल रेजिस्टर है ये। क्या है भाई? वेरिएबल रेजिस्टर है। और वेरिएबल रेजिस्टर को और एक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है, ये भी क्या है भाई? वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल मतलब क्या? चेंज हो सकता है, जिसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है उसी को तो बोलेंगे हम वेरिएबल रेजिस्टर। ओके। और लास्ट में देखो भाई, अगर ऐसा कुछ रहा भी का मतलब क्या होता है? वोल्ट मीटर। ऊपर प्लस माइनस है तो इसको हम बोलेंगे हम वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे भाई? वोल्ट मीटर। और एक अगर ऐसा होंगे, सर्किट में ऐसे रहेंगे ए, और ए के ऊपर एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होंगे, तो इसको बोलेंगे हम ए मीटर। ए मीटर से हम करंट को मेजरमेंट करते हैं और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार गौर से देखो भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो सिंबल है। अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो मार लो, या फिर लिख भी सकते हो नोट्स। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो बेसिकली ओम्स लॉ है, और ये चैप्टर का ये सोल भी है। आपको पहले बताया था ओम्स लॉ जो होता है ये चैप्टर का सोल होता है। ओम्स लॉ क्या होता है भाई? बेसिकली एक साइंटिस्ट था जियोर्ग साइमन ओम्स, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ऑब्जर्व किया। तो वो ऑब्जर्वेशन ही इसमें पढ़ेंगे हम। तो ओम्स लॉ क्या होता है? देखो भाई, मान लो एक बैटरी है ये। अब ये तो बैटरी है, नंबर ऑफ सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है कि नहीं? अब इस बैटरी से हमको एक बल्ब कनेक्ट कर लिया हमने। अब मान लो इस बैटरी का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है 20 वोल्ट। क्या है? 20 वोल्ट। अब क्या होता है, और सेम टाइप के और एक बल्ब है जिसको हम कनेक्शन किया और एक बैटरी से, जिसका वोल्टेज है 30 वोल्ट। और आपको बताओ, आप बताओ भाई, ये देख के बताओ कौन से बल्ब ज़्यादा ग्लो करेंगे? कौन से बल्ब ज़्यादा ग्लो करेंगे? तो अब डेफिनेटली आप ये बोल सकते हो जिसका वोल्टेज ज़्यादा है उसका बल्ब क्या होंगे? ग्लो ज़्यादा करेंगे, है कि नहीं? अब आप ये बोल रहे हो कि ये वाला बल्ब जो है ये ज़्यादा ग्लो करेंगे, क्यों? इसका वोल्टेज ज़्यादा है। तो वोल्टेज ज़्यादा है तो मतलब क्या है? ग्लो भी ज़्यादा करेंगे, मतलब करंट भी तो ज़्यादा पास होंगे ना, इसीलिए तो ग्लो करेंगे। और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था ओम्स लॉ ने। तो ओम्स लॉ ने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, उनको पता चला अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स रख दूं, टेम्परेचर को अगर मैं फिक्स रख दूं, एक फिक्स टेम्परेचर में अगर मैं किसी भी कंडक्टर का अगर वोल्टेज ज़्यादा कर दूं, तो उसकी थ्रू जो करंट पास होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। बेसिकली एक फिक्स टेम्परेचर के बीच टेम्परेचर में अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूं तो उसका करंट भी इंक्रीज होंगे। तो इसका मतलब क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली है, आपको तो पता है। इस सिंबल का मतलब होता है प्रोपोर्शनल साइन। इस साइन का नाम क्या है? प्रोपोर्शनल साइन। अगर मैं लिख सकता हूँ V प्रोपोर्शनल I, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, जो ओम्स ने बताया था। अगर टेम्परेचर को तुम फिक्स रखो, क्या रखोगे? फिक्स। टेम्परेचर अगर फिक्स्ड है तो वोल्टेज बढ़ेंगे तो उसके बीच में जो करंट पास होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। मतलब वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होंगे, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? अगर वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेंगे। तो ये बताया था बेसिकली ओम्स ने। ओम्स ने क्या बताया था? एक कंडक्टर का अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसके थ्रू जो करंट पास होंगे वो भी बढ़ेंगे, लेकिन एक कंडीशन था। कंडीशन क्या था? एट फिक्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर फिक्स है तब जाके ये ओम्स लॉ वैलिड होंगे। अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं होंगे तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होंगे। दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए। हमेशा देखना, ओम्स लॉ वैलिड ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, इसी को बताया था क्या? ओम्स ने। अब फॉर्मूला देखो भाई क्या बताया, देखो ओम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टेम्परेचर पासिंग
द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल होंगे, उसका जो डिफरेंस होंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट भी ज़्यादा ही पास होंगे। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ओके, तो हम अगर ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएंगे, तो कांस्टेंट का नाम है इसमें R I। आप इसको हम प्यार से लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। ये होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बेसिकली ये होता है V इक्वल टू IR। अब ये R जो होता है एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई? कांस्टेंट होता है। नाम क्या है इसका भाई? रेजिस्टेंस। क्या नाम है भाई? रेजिस्टेंस। अब I क्या है भाई? I होता है आपका करंट और V होता है भाई आपका वोल्टेज। V क्या होता है भाई? वोल्टेज। तो ओम्स लॉ क्या बताता है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो उसके थ्रू जो करंट पास होंगे वो भी ज्यादा होंगे, लेकिन एक कंडीशन क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर। हमेशा देखना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होंगे। ये आपको पता चल गया कि नहीं? ओके, अब देखो भाई, अब V और I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब V जितना बढ़ेंगे उसी रेशियो में I भी बढ़ेंगे। तो इन दोनों का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, VI ग्राफ, इसको हम बोलेंगे VI ग्राफ, मतलब वोल्टेज करंट ग्राफ बोलते हैं इसको। तो VI ग्राफ कुछ ऐसा होंगे। अब ये क्या होंगे? आपका V, ये होंगे आपका I, है कि नहीं? अगर मैं VI ड्रॉ करूंगा ये स्ट्रेट लाइन होंगे, क्योंकि वोल्टेज जितना बढ़ेंगे उसी रेशियो में करंट भी बढ़ता जाएंगे, इक्वल रेशियो में करंट बढ़ेंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेंगे ये होंगे स्ट्रेट लाइन। क्या होंगे भाई? स्ट्रेट लाइन, हमेशा याद रखना। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है भाई? ओम्स लॉ देख लो एक बार, V इक्वल टू IR, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। V इक्वल टू IR, R का मतलब क्या है? एक रेजिस्टेंस होता है जो कि कांस्टेंट होता है, I क्या है? करंट, और V क्या है? वोल्टेज। अगर मैं VI ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। अब सवाल क्या है देखो भाई, सवाल क्या है देखो भाई, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर ड्रोन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाल्ब। एक इलेक्ट्रिक बाल्ब है जो 1 एम्पियर करंट यूज करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट 16 सेकेंड वुड बी। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना है। सेम फॉर्मूला है, आपको इसमें करंट दिया हो तो करंट I इक्वल जो हम लिख सकते हैं Q बाई T। तो I इक्वल टू Q का मतलब क्या है? N क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमको N निकलना है। तो I कितना है आपका? 1 है। I कितना है? 1। N निकलना है। E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब T कितना है? टाइम 16। तो हो गया। तो ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं? N इक्वल टू 16 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, है कि नहीं? तो अगर मैं वो 16 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई? 10 आ जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो 19 हो जाएंगे, दैट इज 20 टू द पावर 20 होंगे शायद। अब देखो भाई, ये पॉइंट को अगर हटाना है तो ऊपर एक जीरो लेंगे, तो 160 बाई 16 आ जाएंगे, इनटू ये -19 है तो ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर 19 हो जाएंगे। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 10, है कि नहीं? तो 10, एक जीरो ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर 20 आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए है राइट आंसर। आप घर में कैलकुलेशन करना, घर कैलकुलेशन भूल भी हो सकते हैं, ओके, गलत भी हो सकते हैं कैलकुलेशन देख लेना। तो ए ऑप्शन है क्या आपका? राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट ये वाला सवाल 2019 में आया था, सीबीएसई बोर्ड दिल्ली में आया था। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया था? स्टेट ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 1 वोल्ट किसको बोलते हैं उसको डिफाइन करना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिफाइन करते हैं? वोल्ट मीटर से। आई होप ये सवाल आपका हो जाएंगे। ये भी सवाल आया था 2019 में आया था, सेट 2 में आया था सीबीएसई बोर्ड में। क्या था? नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है? 1 एम्पियर, उसको डिफाइन करने के लिए दिया था, जो हमने करा था। तो ये सब चीजें आते हैं बोर्ड में। और एक सवाल है, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कौन मेंटेन करते हैं? बैटरी। कौन करते हैं भाई? बैटरी का ही पोटेंशियल रहता है ना, तो वो क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। तो ये 2016 में आया था, बोर्ड टर्म 1 में आया था।
और एक सवाल है, ये आपका होमवर्क है, अगर फिर भी नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा, घर में एक बार ट्राई कर लेना। ये सीबीएसई 2019 में आया है, ओडी सेट 2 में आया था ये जो सवाल है। तो सवाल बहुत इजी है, आपको इसमें ओम्स लॉ की जरूरत पड़ेंगे, ये ओम्स लॉ से ही आ जाएंगे। इसमें करंट मिली एम्पियर में दिया हुआ है और ये वोल्टेज दिया हुआ है। आपको बताया कि लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर, व्हाट आर द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर। ये काउंट अब देखो, इस मीटर का लीस्ट सबसे कम काउंट क्या होंगे। अगर देखोगे ये 100, 200, 300 तक जा रहा है, तो मतलब क्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, उसके बाद 100। मतलब क्या है, हर एक लाइन क्या है आपका 10 इंडिकेट कर रहे हैं। क्या होता है 10। तो हम लिख सकते हैं क्या, लीस्ट काउंट क्या हो, उसमें क्या होंगे, इसमें 10 हो जाएंगे, 10 मिली एम्पियर हो जाएंगे लीस्ट काउंट। ओके, घर में एक बार ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में ये सवाल मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, ये होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट और एक सवाल आया था 2018 में आया था सेट 1 में, ये ग्राफ से आया है, ग्राफ्स एक बार ट्राई कर लेना। ओके, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ये मैं कर देता हूँ, इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं दे दूंगा। भाई देखो, तो क्या बताता है आपको, एक क्या दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है जिसमें वोल्टेज और करंट दिया हुआ है। ओके, ऐसे कुछ भर रहे हैं, हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है और साथ में डिटरमाइन करना है रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो भाई, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी आई ग्राफ, ये आई है, ये वी है। अब वी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5 और आई का मैक्सिमम है 1। तो मैं इसमें 0 से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, घर में तुम लोग ट्राई कर लेना। अब करंट आ जाएंगे कितना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे करके 1। ओके, जब 0.1 था एम्पियर करंट, तो वोल्टेज कितना था, 0.5। ओके, यस। ओके, ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे, ये करंट का है, ये वोल्टेज का है। अब 0 से स्टार्ट होंगे, वोल्टेज 5 तक है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ज़्यादा नहीं लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं है इसमें, घर में ट्राई कर लेना। अब करंट कितना है, 0. मान लो ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, ऐसे करके जाएंगे। ओके, अब जब करंट 0.1 था तो वोल्टेज कितना था, 0.5, तो ये हो गया। तो ये ऐसा कुछ बनेंगे, तो ये अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। ओके, ये हो गया आपका बेसिक से ग्राफ है। ये वैल्यू पुट कर देना, घर में ढंग से कर लेना, इसमें तो जगह नहीं है इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, तो घर में जाकर ढंग से कर लेना। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेंगे और आपको रेजिस्टेंस निकलना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होंगे, देखो भाई, ओम्स तो हमको क्या मिलता है, V = IR, तो हमको चाहिए रेजिस्टेंस, तो R क्या है, V/I। अब देखो भाई, इसमें वोल्टेज का 2 वैल्यू लो, मिनिमम 2 वैल्यू ले लो। अब मान लो मुझे वोल्टेज रेजिस्टेंस निकलना है। अब देखो भाई, इस ग्राफ में तुम किसी भी पॉइंट को ले लो, रेजिस्टेंस आपका सेम ही होने वाला है। अब वोल्टेज में क्या करूंगा, 1 और 5 ले लूंगा, है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो मैं क्या करूंगा, 1 - 0.5 ले लूंगा। अब 1 में करंट कितना था, 0.2 था, माइनस, अब 0.5 में करंट कितना था, 0.1 था। आप इसमें डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएंगे, 0.5 आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे आपका 0.1, 0.1। तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएंगे 5 ओम। ओहो, अभी तक तो मैंने रेजिस्टेंस आपको नहीं कराया था, ये फिर भी ये सवाल दे दिया, कोई बात नहीं। तो ये सवाल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो। रेजिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद ये वाला सवाल और एक बार हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर यहाँ तक खत्म हो जाता है। थैंक यू EduWise, आप सबको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। ओके, अगर फिर भी वीडियो में कोई गलती मिस्टेक हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली वीडियो में उसको रेक्टिफाई करने के ट्राई करूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। हो सकता है गलती हो सकता है मेरे से, मैं भी तो एक इंसान ही हूं, तो गलती हो सकता है।
कुछ कुछ चीज़ें में जो है स्पीड बोलने के मतलब बोलने के चाहत में क्या हुआ था, कुछ गलती हो जाता है, मुंह से फ्लो में निकल जाता है। अभी भी फ्लो में निकल रहा है, हो कि नहीं? तो गलती अगर कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसको अगली क्लास में या फिर अगली लेक्चर में उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाला है, और रेजिस्टेंस का ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, भाई मजा ही आ जाएगी रेजिस्टेंस। और अगली जो वीडियो है वो फुल्ली डेडिकेटेड होंगे रेजिस्टेंस के ऊपर ही। तो चलिए आज के लेक्चर यहाँ पे खत्म है, तो टाटा बाय बाय, थैंक यू। ओके।